हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। और हमारी ये मेंटरशिप प्रोग्राम की जो सीरीज चल रही है ये आपकी काफ़ी हेल्प कर रही होगी। आप कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो हाँ, इस वीडियो लेक्चर सीरीज से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ने के लिए आया हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के हम बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। हम कैसे बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम आंसर लिखते हैं तो ये हम सब लोगों को पता है कि हमारे आंसर में को तीन पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना है। पहला पार्ट क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट क्या हो गया, बॉडी। और तीसरा पार्ट क्या हो गया, कंक्लूजन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मान लो समय कम बचता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा मान लो कोई क्वेश्चन आता है और उसको हमको कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं याद आ पा रहा है, या ज्यादा अच्छी तरीके से हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आगे इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीन पार्ट में हमारा आंसर डिवाइड होना चाहिए। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन आया आपने 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया, है ना। मान लो 150 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है, 10 मार्कर्स का। आपने अगर 4-5 लाइन या उससे ज्यादा लाइन अगर इंट्रोडक्शन में लिख दी तो फिर बाकी आंसर में आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपके वर्ड्स एक्सीड हो जाएंगे। तो ये याद रखना है आपको, इंट्रोडक्शन आपका 2-3 लाइन में होना चाहिए। अब जो मेन पार्ट होता है आंसर का वो होता है बॉडी। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मेन पॉइंट जो क्वेश्चन के हैं वो यहीं पर आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन 2-3 पार्ट्स में डिवाइड है तो आपको पूरे पार्ट का जो मेन सार है वो यहीं पर लिखना है ना। मतलब मेन चीजें आपको यहीं पर लिखनी है, बॉडी में लिखनी है। अब बॉडी को कैसे लिख सकते हैं और क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। देखो, बॉडी को आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। आप फ्लो चार्ट का हेल्प ले सकते हो, डायग्राम का हेल्प ले सकते हो। मान लो कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन के लिए आप मैप की मदद ले सकते हो, मैप में को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, है ना। आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है तो आप उसको अंडरलाइन कर लो। आपको लगता है कि अगर ये ही तो पॉइंट मुझे अंडरलाइन करना चाहिए, अगर एग्जामिनर ने देख लिए ये कुछ 4-5 पॉइंट, है ना, या ये 4-5 वर्ड, तो यही एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है और इसी के मुझे मार्क्स मिलेंगे, तो आप उन पॉइंट्स को आपको लगता है अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब आप अपने आंसर में एग्जाम्पल की मदद ले सकते हो। रिलेवेंट फैक्ट कोई है, फैक्ट की मदद ले सकते हो। आप अपने आंसर्स को करंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी चीजें कहाँ इंक्लूड होंगी, आपकी बॉडी में इंक्लूड होंगी। अब आपका जो कंक्लूजन होता है ना वो लॉजिकल होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें ये लगे कि आप किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, है ना। क्योंकि हम ऐसे ब्यूरोक्रेट यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, है ना। और ब्यूरोक्रेट वहां पर दिखना चाहिए कि आप ऐसे ब्यूरोक्रेट ही आंसर लिख रहे हो और ये आपके आंसर्स में झलकना चाहिए। अब जैसे बात करें हम न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल कौन लिखता है, उनका काम क्या रहता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना, है ना। तो हमको ऐसे आर्टिकल यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है। हमारे जो आंसर्स होने चाहिए वो अनबायस्ड होने चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और ये अपने आंसर्स में दिखना चाहिए कि हम किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आंसर को लिखना चाहिए, क्या क्या चीज इंक्लूड करना चाहिए और किस तरीके से हम बॉडी को लिखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए एक आंसर लिखने समय। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम देख पा रहे होंगे कि क्या डलहाउजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या हम उन्हें बोल सकते हैं। तो जब आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपने आंसर प्रैक्टिस करना चालू किया है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो इंडिया के बेनिफिट के लिए हैं, इंडिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या उनका हमेशा उद्देश्य ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट ही रहा है ना। तो ये आपको पहले आंसर के लिखने के पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डलहौजी ने जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप्स लिए वो क्या है, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, है ना, टेलीग्राफ लाइंस उन्होंने किए हैं। और क्या किया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए हैं, सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें डलहौजी ने की है। तो क्या इनके वजह से हमको उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलना सही है। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अच्छा, पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, कीवर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, वॉज लॉर्ड डलहाउजी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखो, आपको कीवर्ड्स का मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे क्रिटिकली एग्जामिन आ गया, इवेलुएट आ गया,
एनालिसिस आ गया। इन तीनों का जो मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, इवेल्युएट, एनालाइज और एग्जाम। इन तीनों का जो मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम होता है ना। तो यहाँ पर अगर ये आता है तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि उन्होंने स्टेप, पॉजिटिव स्टेप लिए हैं, उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, अंततः उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को फास्ट किया है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में अधिकरण इसी की वजह से आया है, इसलिए उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ये आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया, अंततः मतलब ऐसा हुआ है ना, मतलब लास्ट में ऐसा हो पाया है। अब बॉडी है, बॉडी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आ रहा है क्रिटिकली इवेलुएट। तो आपकी बॉडी है वो होना चाहिए, प्रोज और कॉन्स दोनों वहां पर लिखा होना चाहिए, फोर और अगेंस्ट दोनों में आपको बात करनी है। इक्वल 50-50% आपको वेटेज देना है यहाँ पर, है ना। अब कैसे आप लिख सकते हो, पॉजिटिव चीज क्या होगी भैया, उन्होंने रेलवेज लाए, पोस्टल सर्विसेज लाए, टेलीग्राफ लाइन लाए, है ना, और एजुकेशन रिफॉर्म्स किए, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किए। नेगेटिव पॉइंट बताने तो वो ये होगा कि रेलवेज का जो उनका उद्देश्य था वो ये नहीं था, उनका उद्देश्य क्या था कि विद्रोह को शांत किया जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी सेना जा पाए। मेन उद्देश्य ये था, मतलब उनका इंटरेस्ट क्या हो गया, ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट ही रहा है ना। तो ऐसे आप चीजों को डिवाइड कर लें, उनके बेनिफिट मतलब ये भी बता दें उन्होंने क्या अच्छे काम किए और ये भी बता दें क्या उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। तो प्रोज और कॉन्स उनके लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ये पार्ट लिख दिया। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि उन्होंने ये काम कर दिया, अंततः उनका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना नहीं, भारत के हित में नहीं था। उनका मेन हमेशा उद्देश्य क्या रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट में ही उनका हमेशा उद्देश्य रहा है। जैसे कि आपने बताया भी था एग्जाम्पल में क्या, कि जो रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस की, उनका मेन उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करना नहीं, बल्कि सेना के जो लोग हैं वो एक दूसरे से दूसरी जगह जा पाए, जो विद्रोह वहां पर चल रहे थे उसको वो रोक पाए, ये उनका मेन उद्देश्य उससे था। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करा, रेलेवेंट फैक्ट क्या लिख दिए, फैक्ट यहाँ पर क्या आ गए आपकी, 1853 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुई, मुंबई टू थाने पहली रेल आई, ठीक है। 1856 में विडो रिमेरेज एक्ट आया, है ना। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये फैक्ट हो गए, समझ रहे हो आप, ये फैक्ट हो गए, ये आपने आंसर में लिख दिया। एग्जामिनर यही देखना चाह रहा था, यहाँ पे आपको मार्किंग मिल जाएगी। एग्जाम्पल आपने दे दिया, है ना। अगर कहीं करंट से हम मतलब करंट से तो हालांकि जीएस पेपर वन को हम कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ज्यादा, है ना। तो इस तरीके से हमने अपने आंसर्स में लिख दिया। हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, हमारी बॉडी हो गई और कंक्लूजन हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इट वॉज ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट द रेलवे रियलाइज their true potential help in the industrialization of the nation। ये क्वेश्चन आया भी है, और रेलवेज को तभी पता चला बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हो पाया है ना। रेलवे से इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हो पाया, ये भारत को कब समझ में आया, आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन मेन जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो उनका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट ही था उनका, भारतीयों का हित नहीं था, ठीक है। ये आपने पॉइंट इंक्लूड कर दिए, इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अनुज सर ने अपनी बुक में एक एक जगह बताया भी है कि डलहौजी द्वारा भारत में जितने भी सुधार लाए गए थे वे केवल उपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर लाए गए थे। रेलवे का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि विद्रोह के दमन के लिए सेना के क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भेजना था। तो ये अनुज सर ने अपनी मतलब बुक में लिखा भी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीन पार्ट में आपका आंसर डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास कम समय है और आपको क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को वहां पर छोड़ भी सकते हो, आप बॉडी और कंक्लूजन लिख दो वहां पर। कहाँ पर बात करो, जब समय की कमी, समय क्या हो आपका कम हो, तो आप इंट्रोडक्शन को छोड़ दो। जब आपको लग रहा है कि कंटेंट आपका वीक है, मतलब आप ज्यादा पॉइंट उसके बारे में ध्यान रखना है, वहां आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, वहां पे को इंट्रोडक्शन के मार्क्स मिलने चाहिए। तो कंटेंट बेकार है तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर टाइम की कमी है तो आप इंट्रोडक्शन को छोड़ सकते हो। आपके पास टाइम भी अच्छा है, आपके पास कंटेंट भी अच्छा है, तो आप तीनों चीजों को इंक्लूड करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक 753 रूल होता है। आप 753 रूल को हमेशा याद रखें। 753 रूल क्या हो गया,
कि आप जब आंसर 10 मार्क का कोई आंसर आ रहा है, 10 मार्क का कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको 7 मिनट में उसको 7 to 8 मिनट में अपने को आंसर आपका लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। आप जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड आपको 5 पॉइंट कम से कम लिखने चाहिए आंसर में अपने। ठीक है। और आप जब पॉइंट लिख रहे हो आपको एलोबरेट करना है उनको 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन वो क्या है, आपके आंसर में दिखना चाहिए वाई, वाट और हाउ, इसका आंसर वहां पर मिलना चाहिए। ठीक है। फोर, अगेंस्ट और कंक्लूजन की बात हो, ये क्वेश्चन के ऊपर टोटल डिपेंड करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। फोर, अगेंस्ट, कंक्लूजन वहां पर दिखना चाहिए। वाई, हाउ, वाट, ये आपका आंसर वहां पर मिल रहा है या नहीं। सोशल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट है, तो वो उससे जोड़ के आप अपने आंसर को लिख सकते हो। तो ये 3 डायमेंशन आपको हमेशा अपने आंसर में हमको देखना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम अपने आंसर्स लिखते हैं तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। देखो, पहले चीज तो ये, जब आप अपने आंसर लिख रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लो। जैसे मैंने आपको बताया भी है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया और उसका, तो आप क्वेश्चन के साथ सही जजमेंट नहीं कर रहे हो। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो लेजिबल होना चाहिए, मतलब इजी टू रीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही एग्जामिनर को, तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। हमारा जो 50% पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, रीडिंग और रिवाइजिंग। और जो रेस्ट 50% पार्ट है वो क्या होता है, राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तब हम अपने 100% आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस का गोल है वो कंप्लीट कर पाएंगे। पहला क्या हो गया, 50% आपका राइटिंग, सॉरी, रीडिंग और रिवाइजिंग वाला पार्ट हो गया। रेस्ट 50% आपका कब फुलफिल हो पा रहा है, जब आप राइटिंग स्किल्स अच्छी कर पा रहे हो और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो पा रही है। ऐसा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं करना कि मान लो अगर हम पहले प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन की कर रहे हैं और हम चीजों को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना कि हमको आंसर प्रैक्टिस करना बंद कर देनी चाहिए। हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पैरामीटर्स पे हम वीक हो रहे हैं। क्या हम कंटेंट अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, हमारी टोन अच्छी नहीं है आंसर की, या हम कुछ याद नहीं रख पा रहे हैं। तो ये चीजों पे ध्यान रखना है, ना कि हम आंसर प्रैक्टिस बंद कर दें। ऐसा नहीं करना है। अगर हम पहली बार जब आंसर लिख रहे हैं आंसर नहीं लिख पा रहे, तो ऐसा हमको नहीं करना है, हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बंद कर दें। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज ये भी होती है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, तो कभी भी आप एक परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, है ना कुछ चीज छूट ही जाएगी। तो आप अगर इन चीजों के बारे में वरी करना स्टार्ट कर दो, यार मैं ये लिख सकता था, मैं ये पॉइंट नहीं लिख पाया, तो ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है और आप अपना दिमाग ही खराब करोगे लास्ट में। तो ऐसा नहीं करना है। आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं रखना है ना। आप अपने आंसर्स प्रैक्टिस करो, कुछ जो छूट गया वो ठीक है, आप आगे को देखो कि आगे आप चीजों को कैसे और अच्छा कर सकते हो। और अगर हमारी ये मेंटरशिप सीरीज आपको हेल्प कर रही है तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आप भी हम लोगों से इसी तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।